हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक दोस्तों ब्लड पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने बताया था। अब आज देखते हैं यहाँ पे आज की क्लास में ब्लड पार्ट जो है सेकंड के बारे में। यहाँ पे ब्लड पार्ट सेकंड जो है यहाँ पे देखिए क्या है। पहला था आपको वहाँ पे ब्लड, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। बट पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सब स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला जो है यहाँ पे रक्त स्कंदन की जो क्रिया का अध्ययन होता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो यहाँ पे इसका क्रिया का जो अध्ययन होता है वो सर्वप्रथम जो है हावेल ने किया था। किसने किया था? हावेल ने किया था। हावेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने ब्लड का जो स्कंदन होता है, जो क्लॉटिंग जमता है, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि रक्त का जो थक्का बनना एक जटिल जैव रासायनिक रक्त का जो थक्का बनता है यह एक क्या है, यहाँ पे एक जटिल जो रासायनिक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। यानी यह एक जटिल जो है बायोकेमिकल प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ब्लड जो है लगभग 4 मिनट में जम जाता है। ब्लड लगभग कब जमता है? 4 मिनट में जमता है। जैसे किसी के स्किन में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कट गया, यहाँ पे हमारी स्किन कटने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ब्लड बहने लगता है। और जब ब्लड बहने लगता है, इसी को बोलते हैं, वहाँ पे ब्लड बहता है। बहने के बाद फिर से क्या होता है, कुछ समय के बाद आप लोगों ने देखा होगा ब्लड बहना बंद हो जाता है। और ब्लड बहना जो बंद होता है तो यानी वहाँ पे ब्लड वो जम गया। और जमने का वहाँ पे प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, लगभग वो 4 मिनट तक जो है ब्लड आपका बहेगा। 4 मिनट के अंदर अंदर जाते जाते वहां पे ब्लड क्या होता है, जम जाता है। जब जम जाता है तो फिर वहां पे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसका जो प्रक्रिया अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लड को लगभग वहां पे जमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट में वो ब्लड जम जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये जमने के इसकी पूरा प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है उसे कंप्लीट हम जो है इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। बट आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला नंबर है थ्रोम्बोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों? प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स हो गया। जैसे बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमारी ये हाथ है, ठीक है, अब ये हैंड है, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे स्किन कट गया किसी चीज से, किसी राड से या ब्लेड से, कैसे भी करके, एक्सीडेंट कोई भी कुछ हो करके यहाँ पे स्किन जैसे कटेगा, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे ब्लड बहेगा तो उसके बाद फिर यहां पे बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो बाहर क्या है? एयर है। एयर के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर एयर के कांटेक्ट में आने से वहां पे जो ब्लड होगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। यानी जैसे ही ब्लड यहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स वाई के कांटेक्ट में आता है तो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, अब इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉटिंग करने में, आपको मैंने बताया भी था पहले, पिछले जो वीडियो था आपका पिछला ब्लड वाला, ब्लड के वीडियो में मैंने यही बताया था कि पार्ट जो प्लेटलेट्स होता है वही ब्लड को क्लॉट करने में उसी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभी आपको आगे हम बताते हैं कौन कौन सी चीज और भी जरूरत होती है जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्पफुल रहते हैं। अब आगे यहाँ पे आपको ये पहला प्रोसेस समझ में आ गया कि मतलब प्लेटलेट्स वाई के कांटेक्ट में आए, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन किया। अब उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, कैल्शियम को लेगा, कैल्शियम के साथ में यहाँ पे दोस्ती करेगा। उसके बाद दोनों मिल करके फिर से क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव मोड में, प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, यहाँ पे उसे एक्टिव मोड में कर देगा। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगा तो वहाँ पे वो थ्रोम्बिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वहाँ पे थ्रोम्बिन कहलाएगा। वो थ्रोम्बिन जो है यहाँ पे ये है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगा तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वहां पे वह थ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आप तीसरा चीज समझिएगा, इतनी चीजें समझ में है। अब उसके तीसरा क्या है, थ्रोम्बिन जो है वह थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्लस यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो है, ये दोनों मिल करके, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन दोनों मिल करके यहाँ पे फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। और इसके बाद फिर से जो है ये फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन और प्लस फाइब्रिन क्या होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये जालीनुमा जब स्ट्रक्चर होता है, ये मिल करके प्लस रुद्राणु, ये दोनों मिल करके फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, यानी एक जो है यहाँ पे
पतली सी कोई एक जालीनुमा जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमारी स्किन जहां से कटी रहती है उसके ऊपर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बन करके पूरी एक लेयर जो होती है वो बनाते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड जो है अंदर से बाहर की तरफ नहीं आ पाता है, जिससे वहां पे बह नहीं पाता है। और ब्लड का क्या होता है वहां पे, यानी वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। जमने के बाद फिर से वो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये फाइब्रिन और रुधिराणु ये सब मिल करके जो है वहां पे एक पुपरी नुमा, यानी आप कह सकते हैं एक ऊपर से एक लेयर बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब स्किन कटती है उसी के 1-2 दिन के बाद वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, एक पुपरी टाइप की बन जाती है। जब ये बनती है तो वो क्या करता है, वो लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ जो है एयर और बैक्टीरिया ये सब चीज़ों को नहीं आने देती है, और अंदर से जो है कोई चीज़ें बाहर नहीं जा पाता। तो ये लेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी का जो सारी वो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो कंप्लीट बना रहता है। अदरवाइज नहीं तो ब्लड बाहर निकलता तो सारा ब्लड खत्म हो जाता, अदर नहीं तो फिर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अंदर एंट्री करते, जिससे एक डिफरेंट टाइप के डिजीज काज हो सकते थे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये फाइब्रिन का एक कंप्लीट जो है रोल होता है, जो यहाँ पे कुछ समय के बाद आपने देखा होगा वो जो पुपरीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो जमता है ब्लड, जो एक उसके लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है, वो बाद में फिर से कुछ समय के बाद जब आपका स्किन सही हो जाता है तो फिर वहां पे वो धीरे धीरे निकल जाता है, अंदर से स्किन आ जाती है। स्किन एक वो स्किन जो होती है डेड स्किन हो जाती है, एक न्यू स्किन आने के बाद वो पुरानी स्किन जो होती है वो बॉडी से आउटसाइड रिमूव हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं। अब आपने इतना सारा समझ लिया इसका प्रोसेस क्या हो गया। अब इसमें जो है बहुत और भी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे ब्लड के क्लॉट होने में, जमने में। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उसके बाद फिर आगे की चीजें हम फिर बताते हैं आपको। बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे स्ट्रक्चर और बताएंगे, फिर उसके बारे में आपको हम समझाएंगे। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे अभी तक आपको मैंने बताया कि जो उसका प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसके 4 प्रोसेस हो गए जो मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्या है, ब्लड के जमने में कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं, यानी और भी चीजें होती हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी चीज। पहला है रुधिराणु, जो आपको थ्रोम्बोसाइट मैंने अभी आपको बताया, जिसे प्लेटलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये प्लेटलेट्स तो हेल्पफुल होता ही है हमारे वहां पे ब्लड के क्लॉटिंग में, जमने में, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपको यहाँ पे प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यानी ये प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन, ये दोनों क्या चीजें हैं, प्रोटीन है। अब देखिए आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके वहां पे एग्जाम के समय में वहां पे आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पे आपको फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा प्रोटीन है या कुछ और ब्लड का कोई पार्ट के बारे में दे देगा। तो वहां पे ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे आप जानते रहिए कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। और यहाँ पे जो थ्रोम्बोसाइट है जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, तो वहां पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, तब फिर जाकर के वहां पे आप अच्छा कर पाओगे। अब देखिएगा और आपसे पूछेगा कोई एलिमेंट के बारे में पूछेगा, किसी मेटल के बारे में पूछेगा कि चलो बताओ यहाँ पे मेटल और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, मददगार साबित होते हैं। तो पहला यहाँ पे नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कैल्शियम होता है, Ca2। यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है यहाँ पे वही हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये जो है ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, यानी यहाँ पे जमने में सहायक होता है। अब इसके बाद अगर विटामिन के बारे में पूछेगा यहाँ पे, तो देखिए विटामिन भी होता है यहाँ पे। तो विटामिन जो है यहाँ पे विटामिन के होता है, जो विटामिन के जो है वहां पे हेल्पफुल होता है हमारे ब्लड के क्लॉट में, ठीक है। तो विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड के जमने में। तो इस तरीके से जाकर के ब्लड हमारा जमता है और ये ब्लड के जमने में सहायक होते हैं रुधिराणु, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन, और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ब्लड में यानी पाए जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है तत्व यानी धातु, जिसे एलिमेंट कहेंगे या मेटल हम कह सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर विटामिन का नाम है यहाँ पे विटामिन के है। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। अब देखिएगा इतना तो मिलते हैं, मिल करके हमारे ब्लड को क्या करते हैं, जमाने का काम करते हैं। यानी ब्लड जैसे हमारी बॉडी में स्किन कटती है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कटती है वैसे वहां पे ब्लड जमा देते हैं। अगर ब्लड ना जमाए तो हमारी बॉडी से पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिससे किसी पर्सन की क्या हो जाएगी, वहां पे डेथ हो जाएगी। आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, किसी भी पर्सन के बहुत डेंजरस वहां पे एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, जिससे क्या होगा, अगर आप
कल्पना करिए, इमेजिन करिए, वो सारा का सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वहां पे ये अगर ब्लड जमता है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जल्दी से जम जाता है तो ब्लड हमारा लॉस नहीं हो पाता, तो ये हमारे जो है ब्लड को जमाने में हेल्पफुल मददगार साबित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब एक होता है एंटी क्लॉटिंग। मतलब एक एंटी क्लॉटिंग क्या है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन जो है यहाँ पे एंटी क्लॉटिंग, यानी वहां तो ब्लड को जमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंटी क्लॉटिंग है, ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉटिंग है, इसको हेपेरिन बोलते हैं। हेपेरिन का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि ये ब्लड को जमने नहीं देता है, यानी यहाँ पे ये ब्लड को जमने नहीं देता है। अब देखिएगा यहीं पे दो चीजें होती हैं, जैसे आपको मैंने किसी एक युद्ध क्षेत्र में खड़े कर दीजिए, एक बोलेगा नहीं हम युद्ध करेंगे, एक दूसरा बोलेगा हम युद्ध करने ही नहीं देंगे, तो आपको आमने सामने क्या होता है एक दूसरे के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एंटी क्लॉटिंग है। और इस तरीके से जो है हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे बॉडी में कहीं पे स्किन में कुछ भी लग गया तो ब्लड बहने लगा, तो ब्लड को जमाने का काम कौन कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो बह रहा है ब्लड, जो हमारे वेसल्स के थ्रू बॉडी में पूरे बॉडी में फैल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, अब इस ब्लड को अगर ये ब्लड जम जाए, अगर ये ब्लड जो है जम जाए तो क्या हमारे बॉडी का फंक्शन चल पाएगा, हमारी सेल को जो है वहां पे ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, या हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है ये सर्कुलेशन हो पाएगा, हार्ट का प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ये हो जाएगा तो किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी वेसल्स बहुत पतली पतली पाइप से ब्लड फ्लो होता है, और वो पतली पाइप ही जब जाम हो जाएगी, यानी वहां पे ब्लड जम जाएगा तो ब्लड पास ही नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड के में, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ये ब्लड को क्या करता है, यहां पे जमने नहीं देता है, इसे थक्का नहीं बनने देता है बॉडी के अंदर। लेकिन जब बॉडी से बाहर जो है आता है ब्लड, जैसे कट करके बाहर निकलने लगता है, उसी समय जो है ये सारे के सारे मिलकर के ब्लड को जमाते हैं। तो मतलब इनका रोल समझ लीजिए आप यहां पे कि हेपेरिन जो है, जब ये सारे के सारे, जब ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं जो बहुत लास्ट आप समझिएगा। देखिए जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तो वह बॉडी से बाहर निकलने के बाद एयर के कांटेक्ट में आता है। जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर जाकर के वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा ये ब्लड जमता है। और यहां पे अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो ब्लड वहां पे, ब्लड के अंदर मतलब बॉडी के अंदर जो है एयर नहीं जा पाएगा, और जब एयर नहीं जा पाएगा तो फिर वहां पे ब्लड हमारा क्लॉट नहीं करेगा, जमेगा नहीं। तो यही हेपेरिन जो होता है वह हमारे ब्लड को अंदर बॉडी में जमने नहीं देता है, और जैसे ही बाहर निकलता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ब्लड वहां पे क्या होता है, जम जाता है। तो दोनों काम देखिए कि हाँ कितना अच्छा यहाँ पे प्रोसेस है इसका, मतलब एक बाहर निकलने नहीं देता और वहां पे जमा देता है, अंदर जो है जमने नहीं देता। ये प्रोसेस कितना अच्छा है, कितना हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल और, जैसे आपने देखा होगा कोई पैथोलॉजी पे डॉक्टर के यहाँ जाते तो क्या करता है, निडल जब आपको सुई लगाता है, थोड़ा सा आपको इंजेक्शन दिखते हैं ना, गिरा देता है, हल्का सा ऐसे दबाता है वो, ताकि निडल से पूरा वहां पे एयर निकल जाए। एयर निकालता है, एयर इसीलिए निकालता है ताकि आपके बॉडी में एयर ना जाने पाए। अगर एयर जाएगा तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां की मसल्स आपकी जो होंगी वो स्वेलिंग कर जाएंगी, सूज जाएंगी इंजेक्शन लगाने के बाद। फिर प्रॉब्लम यही होगा कि वो डॉक्टर की गलती आप दोगे कि ये डॉक्टर ने कैसे इंजेक्शन लगा दिया, हमारे बॉडी में पूरा वहां पे स्वेलिंग हो गया, यानी यहां पे हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए डॉक्टर वहां पे अपने आप को बचने के लिए वो सब चीजों को, एयर को निकाल देता है। या आपने हॉस्पिटल में बॉटल को देखा होगा, जब बॉटल चढ़ता है किसी पर्सन को तो उसमें से भी एयर को क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉटल में बचा ही रहता है इतना, तो उसको बाद क्या करते, इतना ही बचा रहेगा, तो फिर उसी वक्त क्या करेंगे, वहां पे उसको बंद कर देंगे और वो उतना पानी नहीं चढ़ाएंगे, उतना वहां पे बॉटल में जो भी दवा रहेगी उसको चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना जाएगा तो फिर एयर भी साथ में चला जाएगा, तो उसके बॉडी में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं, यानी बॉडी में एयर नहीं जाना चाहिए, ब्लड में एयर नहीं जाना चाहिए। एयर गया तो बहुत सारा हमारा ब्लड वहां पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, और जब जमेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा वहां पे जो मस्तिष्क में होता है, क्या नाम है उसको, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाता है उनकी नस में। तो ब्रेन में क्या होता है कि जो नस होती है ना, वो वहां पे क्या होती है, बहुत पतली होती है, बहुत पतली पतली नसें होती हैं, जिसमें से ब्लड क्या होता है, कभी चोट लग जाती है या कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे ब्लड क्या होता है, पास नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, जब ब्लड पास नहीं होता तो उस पर्सन को वहां पे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है,
ये चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट में क्या है कि लीवर में जो है किस किस चीज़ का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे जो अभी आपको मैंने बताया, लीवर में कुछ चीज़ों का निर्माण होता है जो किस किस चीज़ का होता है। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथाम्बिन और तीसरा है हिपेरिन। ठीक है, यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन होता है ये इसका भी निर्माण जो है हमारे लीवर में होता है, और दूसरा यहाँ पे है प्रोथाम्बिन जिसका निर्माण जो है लीवर में होता है, और उसके बाद तीसरा यहां पे है हिपेरिन। हिपेरिन का भी निर्माण क्या होता है वहां पे लीवर में होता है। इस तरीके से जो है इन तीनों चीजों का निर्माण जो है यहां पे हमारे लीवर में होता है। और आपको मैंने यहां पे बताया विटामिन के का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारे उसमें ब्लड के क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज मैंने आपको बताया एंटी क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं करने देता है, और बाहर जैसे ब्लड बाहर निकलता है वहां पे विटामिन के और कैल्शियम, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन ये सब चीजें मिल करके वहां पे ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये पूरा ब्लड जो है समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दोस्तों ये सब चीजें क्लियर समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको अब कोई भी जो है ब्लड में जो है ब्लड पार्ट 1 के बारे में स्टडी किया होगा, आप ब्लड पार्ट 2 के बारे में स्टडी कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं होगा। अब आपको ब्लड पार्ट 3 और 4 जो है बहुत जल्द आएगा। तो एक एक दिन आपको हम लेके जो है पार्ट को लेके आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जो है सारे पार्ट को देखते चलिए और आपके एग्जाम में हर एक जो है डाउट जो को क्लियर करिए और बहुत अच्छे से जो है आप जाके एग्जाम दीजिए। थैंक यू एवरीवन। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।